हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले जो क्षेत्रीय का दौर था वो चैप्टर आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, आप उसमें जाके चेक कर लेना। जब दो ध्रुवीयता का अंत की बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर से ही पता चल रहा है कि किसी एक ध्रुवीय ताकत का अंत हो जाएगा, तो आपकी क्यूरियोसिटी को मैं ज़्यादा होल्ड ना करते आपको क्लियरली कर देती हूँ कि यूएसएसआर का इसमें अंत हो जाता है। तो पहला प्रश्न उठता है कि यूएसएसआर यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य था क्या? तो होता क्या है, इसका जो प्रमुख देश आज जो निकल कर आता है वो है रशिया। जो हम रशिया बोलते हैं इसी को उसका उत्तराधिकारी माना गया है सोवियत संघ का। तो हम बात करते हैं 1917 में जो है समाजवादी क्रांति आती है। इसके परिणाम स्वरूप समाजवादी क्रांति ये कहते हैं कि पूंजीवाद के बिल्कुल अगेंस्ट थी। पूंजीवाद समाजवाद छोटे से शब्दों में आपको बता रहे हैं। तो समाजवाद का अर्थ ये होगा कि सुई से लेकर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ों तक सबको अपने देश में ही उत्पादन किया जाएगा और उसकी कीमतें जो है सरकार निर्धारित करेगी। वही अगर पूंजीवाद की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो आपके व्यापार होगा दूसरे देशों से, अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो दूसरे देशों से आपके यहाँ आप पहुँचाया जाएगा या फिर लिया जाएगा, जैसे कि आज के विश्व में चल रहा है, जिसे हम वैश्वीकरण वाला टाइम भी कहते हैं। तो यही पूंजीवाद का अर्थ है, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कीमत किस पर आधारित होती है, उसकी मांग पर, कि उसकी कितनी मांग है। अगर मान लो आज आलू की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके रेट ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो ये पूंजीवाद की प्रणाली में ही होता है। तो इसके बाद बात करें कि सोवियत संघ में ये वाली समाजवादी विचारधारा ज़्यादा चल रही थी, जिसके तहत होता ये था कि वहाँ पे हर चीज़ों का उत्पादन वो लोग स्वयं करते रहे। अब वहाँ पर हर एक नागरिक को न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर दिया जाता है कि आपको इतना तो मिलना ही मिलना है। आप कमाए ना कमाए आपको इतना खाने को मिलेगा ही। आप गरीब वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं हो कि आप भूखे मरे, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से दी जाएगी, ज़रूरत का सामान दिया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाती रही, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण जो है वो समाजवाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो थी सोवियत संघ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जाती है कि नौकरशाही का जो बोलबाला होता है वो ज़्यादा होता है। नौकरशाही कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो हाई पोस्ट पर, उनको नौकरशाही कहा जाता है। इनका बोलबाला इसमें बढ़ जाता है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जब दो ध्रुवीय ताकतें चल रही थी तो सोवियत संघ को कॉम्पीट करना था यूएसए से, मतलब तत्कालीन अमेरिका से। इससे कॉम्पीट करने के लिए उसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। हथियारों की होड़ की वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा फोकस जो था वो सोवियत संघ का दूसरे देशों पर आ गया। हम किस तरीके से दूसरे देशों को अपने में मिला सकें, और इस वजह से कुछ फोकस जो अपने देश पर से हटा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे कि वाला टॉपिक हो जाएगा। आज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी मैं आपको। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर इसका विघटन हो जाता है। विघटन कैसे होता है? गोर्बाचेव ने असल में चाहा कि रशिया में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही थी। रशिया नहीं, यूएसएसआर बोलेंगे, क्योंकि रशिया 1991 के बाद से बोलेंगे जब वो डिवीज़न हो जाता है यूएसएसआर का। हाँ, तो यूएसएसआर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें देखने लगी, खासकर जब मैंने बोला कि ये लोग जो है दूसरे देशों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने देश के कंपेयर में। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी खामियां थी और उनके खुद के नागरिक इनकी इस नीति से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण 1980 के दशक में लगभग ये देखा गया कि वहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहाँ के उस कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं और इसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी। चेंजेस लाने के क्रम में उन्होंने क्या करा, पश्चिम की कुछ चीज़ों के साथ उन्होंने संबंध सामान्य बनाने की कोशिश करी। पहले तो कुछ चीज़ों को उनकी कुछ चीज़ों को यहाँ पर मंगाया, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये अगर देखा जाए चेंजेस, तो दूसरे देशों के कंपेयर में चेंजेस बहुत कम थे। लिहाजा हुआ ये कि लोगों की उन पर से जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पहाड़ की तरह आ गई, जिसको गोर्बाचेव के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। गोर्बाचेव के लिए ये जो तुरंत ही चेंजेस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लोगों की उम्मीदें जब बढ़ती जा रही थी तो ऐसे में हुआ ये कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक जो स्थिति है वो भी बदलने लगी थी। और साथ ही साथ ये हो कि देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार थे जो लोकतंत्रीकरण अपनाया जा रहा था। इसलिए खुद के पार्टी के वजह से खफा हो रहे थे, तो उनको सपोर्ट को मिला के देखा जो नागरिकों का मिल पा रहा था ना, राजनीतिकों का मिल पा रहा था। इसी वजह से 1991 में क्या होता है, वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया जाता है। लेकिन अब तख्ता पलट होने के बाद बेशक गोर्बाचेव को हटा दिया, लेकिन नागरिक तो ये देख चुके हैं कि हाँ स्वतंत्रता क्या चीज़ है, लोकतंत्रीकरण क्या है। तो इसी वजह से उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें जो है सोवियत संघ के साथ मतलब बहुत सारे उसमें गणराज्य मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें सोवियत संघ से अलग कर दीजिए तो हमें और आज़ादी दीजिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब बात ये आती है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ क्योंकि इसमें 3-4 रीजन्स होंगे। पहली बात की जाती है कि नागरिकों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया था कि हमारा जो यूएसएसआर है वो यूएसए से बहुत आगे है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, जबकि इस बारे में पता ही नहीं था। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि नौकरशाही का जो भ्रष्टाचार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सारी ताकतें उन्हें दी जाती थी, सारी डिसीजन लेने की शक्ति उनको दी जाती थी, और बाकी जो नागरिक थे उनके पास इतने अधिकार नहीं थे। बाकी एक और रीज़न आप ये दे सकते हैं कि
जो वहाँ के नेतागण थे वही अधिकतर डिसीजंस ले रहे थे, उनमें कोई बदलाव नहीं था, वही सारे काम कर वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते थे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था इस तरीके का, इसलिए उनके पास ऐसा नहीं होता था कि वो नागरिकों के लिए कार्य करेंगे ही करेंगे। अब भ्रष्टाचार जो है नौकरशाही में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि सोवियत संघ ने क्या करा कि उन्होंने दूसरे देशों पर ज़्यादा समर्थन दिया, ज़्यादा आर्थिक मदद पहुँचाई, जिस कारण से उनके खुद के देश में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा था, लोगों को खाद्यान्न का भी संकट हो रहा था, जिस वजह से सोवियत संघ का विघटन होने के आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने उसको सुधारने की कोशिश करी, लेकिन वो जो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद बात की जाती है कि इसकी परिणतियाँ क्या है, इसका अफेक्ट क्या पड़ता है, आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, मतलब विघटन करने के बाद क्या क्या चीज़ें सामने आती है। तो जब हम ये बात कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि विघटन होने के बाद हुआ ये कि अब जो 2 ध्रुवीय देश था, 2 ध्रुवीय विश्व था असल में, उसमें जैसे 2 ध्रुवीय ताकत है जिसमें एक यूएसए दूसरा यूएसएसआर था, अब वो खत्म हो गई, यूएसएसआर की शक्ति खत्म हो गई, यूएसए अब सिर्फ बचता है। वो अकेला ऐसा देश बनता है जिसमें जो एक शक्तिशाली देश बनता है जिसके पास परमाणु हथियार है। खैर परमाणु हथियार बाद में यूएसएसआर के पास भी आ जाता है, तो परमाणु हथियार है। और अब सबको पता चल गया कि पंचवादी सही विचारधारा है, उसके पीछे लोग जाना शुरू कर दिए। और इसी वजह से जो है इसके बाद आती है हमारी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के तहत हुआ ये कि जो देश पंचवाद को अपना रहे थे उनको काफ़ी सपोर्ट किया गया, और जो देश पंचवाद को नहीं अपना रहे थे जैसे कि रशिया वगैरह, उनको इस तरीके से नीतियाँ बनाई कि उनको उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचे। साथ ही साथ शॉक थेरेपी की तरफ ये कोशिश की गई कि 1991 के अराउंड लगभग जो है पूरे विश्व में जो है अब पूंजीवाद को अपनाया जाने लगा, पूंजीवाद को अपनाए जाने की कोशिश की जाने लगी। और इसी वजह से हम देखते हैं इसके परिणाम शॉक थेरेपी की अगर बात करें तो इसके वजह से क्या होता है, सभी देशों के बीच में आपस में जो है व्यापार बढ़ने लगता है, व्यापार बढ़ाया जाता है, पूंजीवाद की महत्वता बढ़ाई जाती है, और कल्याणकारी नीतियाँ कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और बाजार की जो कीमतें हैं वो अब सरकार निर्धारित न करके बाजार ही निर्धारित करेगी, बाजार की जो वस्तुएं हैं। और इस वजह से संघर्ष और तनाव दोनों ही उत्पन्न हो जाते हैं सोवियत संघ के बीच में और सोवियत संघ के खुद के देशों, खुद के प्रांतों के बीच में। बहुत सारे देश इनसे इस बात के लिए समर्थन नहीं थे कि आपका एक, तो उन्होंने देखा कि हमारे साथ मतलब जो मैंने बोला नागरिक असंतुष्ट थे, उसमें यही देश शामिल थे, और बहुत से देश जो पूंजीवाद से प्रभावित भी हो चुके थे। तो इस वजह से जो है यूएसएसआर का विघटन भी होने लगा था। तो विघटन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं बहुत छोटे में वाइंड अप कर रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो बस ये लेक्चर भी सुन के चले जाएंगे तो आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। इसके अलावा बात करें कि अगर हम पूर्व साम्यवादी देश की बात करें और भारत के रिश्तों की बात करें तो क्या होगा। जब मैं पूर्व साम्यवादी देशों की बात कर रही हूँ इसका अर्थ होगा कि रशिया की बात कर रही हूँ, तत्कालीन रशिया और उस टाइम की यूएसएसआर की बात की जा रही है। तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारे इंडिया और रशिया के साथ में जो रिलेशन है बहुत अच्छे रहे हमेशा से। अगर हम यहाँ के देखें तो यहाँ के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उनको वहाँ पे काफ़ी पसंद किया जाता है, वहाँ के गाने वगैरह बॉलीवुड सॉन्ग्स वहाँ पे काफ़ी सुने जाते हैं। वहाँ के कल्चर काफ़ी बार आप देखेंगे कि वहाँ पे हिंदू कल्चर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, बहुत सी संख्या में दिखाई देंगे। वहाँ के काफ़ी रशियंस भी जो है इंडिया में पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे उनकी वह यहाँ पे शिक्षा के लेते हैं, नौकरी में या फिर घूमने के लिए आते हैं। तो इन काफ़ी अच्छा रेशो रहा है। बाकी आप खुद भी जानते हैं, थोड़ा भी अगर न्यूज़ से अवेयर होंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशन जो है दिन पे दिन सुधर ही रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि इंडिया को रशिया की हेल्प मिली है। व्लादिमीर पुतिन जैसे अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने समय समय पर इंडिया का साथ दिया है। तो आप मेनली यही सब लिखेंगे और यही सब मेनली इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो ये 5 या 10 मिनट का आप लेक्चर देख लेंगे, आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा और आप इसे आंसर लिख पाएंगे। एटलीस्ट शॉर्ट में आप इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अच्छा लगे आपको मेरा कंटेंट तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर चाहिए इस बुक का तो आप मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें लिखा हो, उसमें मैंने दे रखा है। बाकी बाय बाय।